वैसे कहा जाता है कि जिन ममालिक की आर्मी स्ट्रांग होती है वहाँ पर आवाम का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई होता है और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसकी मिसाल लीजिए अब अमेरिका से, रशिया से, चाइना से। उनकी आर्मी स्ट्रांग है और उसके साथ साथ आवाम का लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई है। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का स्टैंडर्ड और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या और पाकिस्तानी आवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि जब हमने इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, आप इस पर बात ना करें, ये बहुत जालिम लोग हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद किसी के अगेंस्ट बात करना नहीं है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो मुख्तलिफ लोग अपनी किताबों में लिख चुके हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रखना है और काउंटर नैरेटिव भी रखना है। फैसला आपने करना है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस आकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक, इसकी हतमी बका का जामिन हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी इस मुल्क के अंदर क्या क्या कर रही है और ये सियासतदान क्या कर रहे हैं और हमारा आगे वे फॉरवर्ड क्या और इस दलदल जिसमें हम जा चुके हैं इससे निकलने का आगे रास्ता क्या है। हम बात करते हैं मिल बज की, यानी कि मिलिट्री इन बिजनेस। इस पर फर्दर बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक टाइम पे चाइना की आर्मी वो भी बहुत ज़्यादा बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थी और बहुत सारे बिजनेसेस को ऑन कर रही थी। फिर एक टाइम आया कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप आज के बाद कोई बिजनेस नहीं करेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो पैसा चाहिए वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, हम टैक्स लेंगे लोगों से और आपको प्रोवाइड करेंगे और आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है तो आप सरहदों की हिफाजत कीजिए। उसके बाद से लेके अब तक उनकी मिलिट्री भी दुनिया की टॉप मिलिट्री में शामिल है और उनके मुल्क के अंदर कोई सरहदों से दहशतगर्द भी नहीं घुसते और वहाँ पे इस तरीके से रोज़ धमाके भी नहीं होते। आइए चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज इस टॉपिक में की जाने वाली सारी बातें, उसमें कोई भी मेरी तरफ से अपनी कोई राय या अपनी कोई चीज़ें नहीं है, बल्कि हम रेफरेंस देने जा रहे हैं आपको एक बुक जो कि मिलिट्री इंक के नाम से आयशा सिद्दीका ने लिखी थी 2007 के अंदर, जिसमें उन्होंने आर्मी के सारे बिजनेसेस को, आर्मी के स्ट्रक्चर को उन्होंने उसमें लिखा। और उस बुक को लिखने के लिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जो आला आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने हेल्प की। ये अलग बात है कि बाद में क्योंकि उन्होंने आर्मी के अगेंस्ट बात की थी उनको गद्दार करार दिया गया और उन्होंने फिर अपने आप में उन पर मुकदमात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपने आप को सेल्फ एक्साइल कर लिया और मुल्क से बाहर चली गई। उस बुक को भी बैन कर दिया गया। अभी ये बुक आप कहीं सोशल मीडिया पे भी पढ़ सकते हैं और आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, तो इसको बुक को ज़रूर पढ़ें और आप ये एंजॉय करेंगे। अगर हम बात करते हैं अपनी आर्मी की, तो आर्मी के आपने 5 या 6 बिजनेसेस सुने होंगे जिनके अंदर आर्मी इन्वॉल्व है, बट ऐसा नहीं है। आर्मी इस टाइम बहुत सारे बिजनेसेस को ऑन करती है, अपने ट्रस्ट के थ्रू ऑन करती है और उनको रन कर रही है। और मज़े की बात यह है कि वो जितना कुछ कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट लाता कौन है, बनाता कौन है, चलाता कौन है। और फिर वो जितना कुछ कर रहे होते हैं उसका फ़ायदा भी फिर सारी आर्मी को या डिपार्टमेंट को नहीं हो रहा होता, बल्कि वो चंद मखसूस लोग होते हैं जिनको उसका फ़ायदा होता है और वो फिर उसको आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, उस सारे पैसे को पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क की जो है वो गरीब आवाम है और ये गरीब मुल्क है, IMF से कर्ज लेते हैं और सारा कुछ, लेकिन अगर आपको इसके असल एसेट्स का पता चले और अगर हम उस पर बात करें तो आप ये भूल जाएंगे और आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे कि इस मुल्क के अंदर लोग कितने कितने अमीर बैठे हैं और इस मुल्क के इदारे कितने कितने अमीर बैठे हैं और कितना कुछ ऑन करते हैं। चलिए तो हम समझते हैं आर्मी के बिजनेस को और इनके स्ट्रक्चर को। अगर हम आर्मी के बिजनेस की बात करें तो इसमें वो तीनों सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है। इसमें हम बात करें NLC नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल चला रहे हैं, वो FWO फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, SCO स्पेशल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं। और उसके बाद 4 वो वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं जिनके अंडर वो सारे बिजनेसेस कर रहे हैं। उसके अंदर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान, शाहीन फाउंडेशन और बहरिया फाउंडेशन जिसको
नेवी ऑन करता है। अगर हम बात करें, हम सुनते हैं हमेशा कि जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आर्मी को चला जाता है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो 17% ऑफ जीडीपी जो बजट का होता है हमारा, वो आर्मी के पास जाता है। उसके बाद आर्मी को जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, बाकी पर्क्स दिए जाते हैं, लेट से कोई सब्सिडी दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर, बहुत सारे पर्क्स हैं जो उनको दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है कि बिजनेस का जो उनका मॉडल है, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा होते हैं, तो वो सिस्टम में रहते हुए उस सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ये अपने इदारों की तरफ मोड़ देते हैं, और वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो एक तरीके से इनकी तरफ चली जाती हैं और वो फ्रीली बिजनेस करते हैं, क्योंकि इन पे बहुत सारे बिजनेसेस जब डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं है, और वो फिर बिजनेसेस को उस तरीके से रन करते हैं। अगर हम ट्रस्ट की बात करें और लैंड की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर 93 मिलियन एकर्स टोटल लैंड जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑन करती है, जिसमें 11 बिलियन एकड़ सिर्फ आर्मी ऑन करती है, जो कि 11% है। और जो आर्मी ऑन करती है उनसे कोई पूछ नहीं सकता कि उस लैंड का वो क्या करेंगे। उस लैंड का कोई उनसे कोई क्वेश्चन नहीं है। वो चाहे उस पर डीएचए बनाएं, चाहे बिल्डिंग्स खड़ी करें, चाहे शहीद फौजियों के खानदानों को दें, या वहाँ पे जनरल्स और ब्रिगेडियर्स अपने घर बनाएं, उसका कोई गवर्नमेंट क्वेश्चन नहीं कर सकती और ना ही उस पर क्वेश्चन होता है। अगर हम इन 4 ट्रस्ट के अंदर चलाए जाने वाले बिजनेसेस की बात करें, तो आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आप तो शायद कुछ के नाम जानते होंगे, लेकिन आप अब सुनेंगे कि कौन कौन से बिजनेसेस को ये आर्मी चला रहे हैं और ऑन कर रहे हैं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं फौजी फाउंडेशन की, तो उसके अंदर जो चलने वाले हैं फौजी सीरियल्स, जो दलिया आप खाते हैं, फाउंडेशन गैस, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम, फौजी सीमेंट, फौजी कबीरवाला पावर कंपनी, मारी पेट्रोलियम, फौजी अकबर पोर्ट मैरीन टर्मिनल लिमिटेड, फौजी ऑयल टर्मिनल, फाउंडेशन सिक्योरिटीज, अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, फाउंडेशन विंड एनर्जी। अगर हम शाहीन फाउंडेशन की बात करें, शाहीन फाउंडेशन के अंदर चलने वाले शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, सैप कार्गो सर्विसेज, सैप एविएशन कॉलेज, एयर ईगल एविएशन एकेडमी, शाहीन हाउसिंग पेशावर, शाहीन कॉम्प्लेक्स लाहौर एंड कराची, शाहीन एरो ट्रेडर्स, शाहीन एविएशन मेंटेनेंस ओवरऑल सेंटर, शाहीन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज, फजाइया एजुकेशन स्कूल सिस्टम, शाहीन मेडिकल सर्विसेज, हॉक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, शाहीन इंश्योरेंस कंपनी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर चलने वाले इदारों की, तो अस्करी जनरल इंश्योरेंस, अस्करी सिक्योरिटीज, अस्करी एविएशन सर्विसेज, अस्करी गार्ड्स, अस्करी एंटरप्राइजेज, फौजी सिक्योरिटी सर्विसेज, अस्करी रियल स्टेट, अस्करी प्रोजेक्ट्स, अस्करी फार्म्स एंड सीड, अस्करी वेलफेयर शुगर मिल्स, ब्लू लेगून, अस्करी अपैरल, अस्करी फ्यूल्स, मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स। और अगर उसी तरीके से हम बात कर लें बहरिया फाउंडेशन के अंदर चलने वाले इदारों की, तो बहरिया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, बहरिया मैरीटाइम सर्विसेज, बहरिया बोट बिल्डर्स यार्ड, फलाह ट्रेडिंग एजेंसी, बहरिया फार्मेसी, बहरिया पेंट्स, बहरिया ट्रेडर्स, बहरिया सिक्योरिटी सर्विसेज, बहरिया रिक्रूटिंग सर्विसेज, बहरिया रियल स्टेट, बहरिया कंटेनर टर्मिनल, बहरिया फिलिंग स्टेशन, डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन, बहरिया फूड्स, बहरिया विंड एनर्जी फार्म। ये हैं वो बिजनेसेस जिनको डायरेक्टली आर्मी रन कर रही है, और हम सिर्फ 5, 6 या 7 जानते हैं। इस टाइम मुझे बताएं कौन सा सेक्टर ऐसा रह गया है जहां पे आर्मी अपना बिजनेस नहीं कर रही। और इनका कोई भी बिजनेस उठा के देखें, आपको उनके रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, और ना ही इन पे कोई टैक्स नजर आएगा, ना ही इस तरीके से कोई चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सवाल है। हमने इस सारे टाइम के अंदर, जब हमारी इंडिया के साथ कुशीदगी थी, जब हमारी अफगानिस्तान के साथ कुशीदगी थी, हमारा एक लंबा बॉर्डर था, तो हमने अपनी आर्मी को मजबूत करते करते जो 1970s और उसके बाद चलता आया है, हमने बाकी सारे इदारों को तबाह कर दिया है। शायद ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया कि कल को कोई खड़ा हो के आपके आगे कह ना सके, और लेकिन उन सारे इदारों को तबाह करके हमारा आज ही हाल हो चुका है कि सिर्फ एक इदारे के अलावा हमारा मुल्क पूरा दिवालिये का शिकार है, और पूरा जो है वो एक जो है वो पस्ती की गहराई में जा चुका है। उसके साथ आगे वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड वही हमें चाइना वाला जो है वो मॉडल को अपनाना पड़ेगा। आर्मी को कहिए कि हम आपको जो पैसा चाहिए आप अपना सरहदों की हिफाजत कीजिए, आपको पैसा हम देंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो टैक्स कलेक्शन से पैसा जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। इन बिजनेसेस को फौरी तौर पे अंडर स्टेट लेके आया जाए, या इसको साथ ही जो है वो प्राइवेटाइज किया जाए और आर्मी को इस चीज़ से निकाला जाए ताकि वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर सके,
تاکہ وہ ہماری حفاظت کر سکے اور شاید اگر کوئی جنگ ہو تو وہ ہمیں جتا کر دے سکے. نہیں تو یہ ٹھیکیدار ہی ہوں گے, یہ بلڈرز ہی ہوں گے. اب وہ جذبے نظر نہیں آتے, اب وہ غیرت نظر نہیں آتی. اب وہی بات یہ ہے کہ بزنس کی بات ہوتی ہے, اب ڈالرز کی بات ہوتی ہے, اب پیسوں کی بات ہوتی ہے. تو یہ کچھ حقائق تھے, آپ کے سامنے حقائق رکھے. آرمی کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے بارڈر اتنے لمبے ہیں, کیونکہ ہمارے دشمن اتنے زیادہ ہیں, تو ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہمیں یہ پیسہ جنریٹ کرنا ہے, ہمیں فوجیوں کی فیملیز کو سپورٹ کرنا ہے, ہمیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. تو ہم اس لیے بزنسز رن کرتے ہیں. دونوں نیریٹو آپ کے سامنے رکھے ہیں, فیصلہ آپ کا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے, اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. کمنٹس کے اندر ہمیں ضرور بتائیں. اگر آج آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر.